हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं कुछ बातों को लेकर। आशा करती हूँ आप सभी अपना कीमती समय हमें देंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे अपना टाइम देकर बैठे। तो आपका धन्यवाद। तो हम फिलहाल आपको बता दें कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं और हम कहाँ से और क्या काम करते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। हम दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति से आए हैं और हमारा मेन पर्पस है यहाँ आने का मेन पर्पस है यूपी सरकार द्वारा जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं हमारे लिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। मतलब उन्होंने 68 विभाग ऐसे हैं, उसमें 68 विभाग ऐसे हैं जिसे हमें पूर्ण तरीके से निष्कासित कर दिया गया है। तो साथियों, क्या मैं आप सभी से जान सकती हूँ आपने क्या इसका 51 पेज का जीओ पढ़ा या फिर कुछ नॉलेज है आपको इसके बारे में? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको वो जीओ दे देंगे, आप उस जीओ को एक बार जरूर देखिएगा, फिर इसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है। अगर फिलहाल तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपने अधिकारों के लिए लड़ें और आगे आएँ और अपने अधिकारों के बारे में जानें कि हमारे क्या अधिकार हैं, जानें, उनके लिए लड़ें और संघर्ष करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले आप उस जीओ को ज़रूर पढ़ें। उस जीओ को पढ़कर ही आप डिसीजन लें कि सही है या गलत। तो हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ आए, या हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ शामिल होकर आप बाहर हमारे साथ निकलें, बट ये ज़रूर कहेंगे आप जीओ पढ़ने के बाद जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय आपका होगा और आप अपनी मर्जी से अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं आमंत्रित करती हूँ प्रदीप सर को। प्लीज़ सर, अब हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चंपा मैम का। आज इस प्रांगण में एकत्रित हुए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सचिव विवेक मणि त्रिपाठी, उप सचिव मनोज साहनी एवं चंपा मैम एवं समस्त और इस ब्लाइंड एसोसिएशन पर्सन के यहाँ के वार्डन और आप सभी बच्चे, आप लोग के सामने मैं एक छोटा सा जागरूकता का कार्यक्रम बताने जा रहा हूँ। इस एसोसिएशन संबंधित एक जागरूकता है वो यूनिक आईडी। आप सभी बच्चियों के पास यूनिक आईडी है या नहीं है? नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट में RPD एक्ट 2016 का अधिनियम आया है, उसके तहत एक जीओ जारी कर दिया गया है जिसमें एक यूनिक आईडी, जिसे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कहते हैं, जो अन्य राज्यों के लिए भी मान्य है। जैसे आपका प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली है, दिल्ली के अलावा दूसरा प्रदेश राजस्थान, MP, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वो यूनिक आईडी आपके लिए मान्य हो जाती है। तो उसके लिए आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है इसी को ऑनलाइन कराना होता है। ऑनलाइन करा के अपने CMO के यहाँ उसको जमा कर देते हैं तो यूनिक आईडी आपकी बन के तैयार है। जैसे हमारा जो आधार कार्ड हो गया, उसी तरह स्मार्ट कार्ड हो गया, उसी तरह डिसेबल्ड पर्सनों का जो है यूनिक आईडी कार्ड बनता है। अब इसके साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं और इस अनिल वर्मा सर के कैंपस में के तत्वाधान में रह रहे हैं, तो जो वार्डन हैं या जो दीदी हैं, आप लोगों के सहयोग में जो वर्क कराती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे सीखने का भी प्रयास करिए। किसी चीज़ों में इनका हाथ बटाइए। जैसे खाना, बहुत सी बहनें हैं उनसे खाना नहीं बनता है, तो आप भी अपने अनुभव को शेयर करिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। जैसे और दीदी कर ले रही हैं तो आप भी सोचिए कि हम भी कर लेंगे। आप भी उनसे आइडिया पूछिए, थोड़े से प्रयास करिए। जलने को मत डरिए कि नहीं हम जल जाएंगे। आपके ही बीच से लोग एकदम साफ स्वच्छ सामान्य लोग ऐसी किचन नहीं बनाते हैं जो इसे डिसेबल पर से बना ले रहे हैं। इसलिए आप भी इन लोगों से अच्छा से अच्छा सीख के जाइए और जहाँ पढ़ रहे हैं अपने पढ़ाई के प्रति भी जागरूक रहिए। और ये हमारी कमेटी दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति एक जागरूकता मुहिम कार्यक्रम चला रही है, जो भारत सरकार ने 68 विभागों में नियुक्तियों में जो है
डिसेबल्ड लोगों के लिए हटा दिया है। उसी के संबंध में विस्तार से हमारे सचिव हैं विवेक मणि त्रिपाठी, ये आपको बताएं। सबसे पहले आज द्वारिका सेक्टर के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव अनिल वर्मा सर एवं इस ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के हमारे वार्डन एवं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण एवं समस्त दृष्टिबाधित छात्र, हमारी बहनें, जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष जी ने आप लोग को अवगत कराया और हम लोग 1 सितंबर से लगातार हमारा संगठन दिल्ली के विभिन्न हॉस्टलों में पहुंचकर दृष्टिबाधितों को जागरूक करने का काम कर रहा है। उसका हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान आदरणीय उत्तम नगर से हमारे जो आपका हॉस्टल यहाँ चल रहा है, जिनके नेतृत्व में अनिल वर्मा सर का है, जिन्होंने खुला समर्थन देते हुए खाने से लेकर पीने तक की सारी व्यवस्था उन्होंने अपने यहाँ दे रखी। 1 सितंबर से हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में हम सिर्फ मुख्य उद्देश्य से इसलिए पहुंचे, हम विस्तार पूर्वक दुर्गा कुंड और 68 विभागों के बारे में पारी पारी से आप सबसे अवगत कराना चाहेंगे। नंबर 1, दुर्गा कुंड। दुर्गा कुंड 11 जुलाई से बनारस की धरती पर आंदोलन चल रहा था, जो श्री हनुमान प्रसाद कुद्दार अंध विद्यालय को 9 से 12 तक वहां के ट्रस्ट के माध्यम से जो विद्यालय संचालित किया जाता था उसे बंद कर दिया गया। उसी के संबंध में लगातार 11 जुलाई से आंदोलन चल रहा था। हमारे संगठन को जैसी ही सूचना प्राप्त हुई, हम लोग, हमारा प्रतिनिधि आदरणीय प्रदीप सर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं आदरणीय महिला अध्यक्ष चंपा मैम, मनोज सर राष्ट्रीय महासचिव एवं समस्त पदाधिकारियों के नेतृत्व में हम लोग बनारस की धरती पर 12 जुलाई को पहुंचे। वहां की घटनाओं के बारे में हम लोगों ने समीक्षा की। जब लगा कि ये वास्तव में दृष्टिबाधितों के साथ शोषण हुआ है, तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से 13 जुलाई 2021 को जनता दरबार में जाकर मुलाकात करता है। दुर्भाग्य रहा कि उनसे मुलाकात न होकर बेसिक राज्य मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सैनी जी से होती है। उन्होंने मुझे आश्वासन देते, हम अपने ज्ञापन उनको देते हैं और वो मुझे आश्वासन देते हैं कि आप जाएं, हम इस पर शीघ्र कुछ निर्णय लेंगे। हमारा आंदोलन धीरे धीरे अपनी गति से चलता रहा। समय गुजरता गया। 29 तारीख को दिन आया जब उत्तर प्रदेश के दिव्यांग कल्याण मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी धरना स्थल पर पहुंचते हैं और हमारे बच्चे वहां जो आंदोलन करते रहते हैं उनको आश्वासन देते हैं कि आप धरने को छोड़ दें, हम इस पर जरूर मंथन करेंगे और आपकी मांगों को हम जरूर स्वीकार करेंगे, आप रोड खाली कर दें। बच्चों ने इनकी बात को सुना और सुनते हुए रोड को उन्होंने खाली किया। किनारे 15 बच्चे हमारे सो रहे थे। रात में 2 बजे, 30 तारीख को 2 बजे रात में पुलिस जाती है। 15 दृष्टिबाधित हमारे छात्र सोते रहते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाती हैं। लाठियां बरसाती, सुनील यादव नाम का लड़का, उसका पैर टूट जाता है। उसके साथ ही साथ जैसे ही हमारे संगठन की सूचना प्राप्त हुई, हम तुरंत वहां के डीएम आदरणीय कौशल किशोर जी से हमारी करीब 10 मिनट तक बहस होती है। जो हमारी बहनें या ग्रुप में जो जुड़ी होंगी उनको अच्छी तरह से इस बारे में नॉलेज होगा। हम 10 मिनट तक हमारी कौशल किशोर वाराणसी के डीएम से बहस हुई, सिर्फ इसी बात पर कि मान्यवर उत्तर प्रदेश में हमारे दृष्टिबाधितों के साथ ये पहली बार है कि आप लाठियां बरसा रहे हैं। उनका जवाब क्या था कि त्रिपाठी जी, आपका ही वो नहीं, हमारा भी समाज है। हमने कहा मान्यवर, यदि आप अपना समाज समझते होते तो दृष्टिबाधितों के ऊपर लाठियां न बरसाएं। ये प्रक्रिया चली रही थी। 30 जुलाई 2021 को एक ऐसा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आती है जिसमें हमारे दृष्टिबाधित छात्र और छात्राओं के ऊपर संकट की घड़ी उत्पन्न हो जाती है। वो प्रस्ताव इस प्रकार है, 151 पेज का जियो गवर्नमेंट पारित करती है, जिसमें पूर्व दृष्टिबाधितों को पूरी तरह से निष्कासित करते हुए उन्हें हर भर्ती से, यानी लोक सेवा आयोग की भर्ती क्लर्क से लेकर चपरासी तक आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ जो बीएड स्पेशल से कर रखी हैं, डीएलएड बीटीसी कर रखी हैं हमारी बहनें और भाई, वो भी प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते हैं। इन सब प्रस्ताव को देखने के बाद संगठन को बहुत मन में पीड़ा हुई। हमने सभी संगठनों से समर्थन मांगा। इस संबंध में हमने गूगल मीट पर मीटिंग बुलाई, जिसमें भारी संख्या में हमारे दृष्टिबाधित छात्र और छात्राओं ने अपनी अपनी बात रखी। सबका एक मत था कि जो बड़े बड़े संगठन आज दृष्टिबाधितों के लिए काम कर रहे हैं, आप पहले उनसे एक बार संपर्क करिए। हमने उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए 24 अगस्त 2021 को
हमने सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई, चाहे वह नैब हो, चाहे वह NFB हो, चाहे वह अनिल सर का हो, चाहे वह ममतोज जी के जितने भी संगठन थे, हमने सबकी मीटिंग बुलाई। पर दुर्भाग्य रहा कि कुछ संगठन हमारे साथ आए, कुछ ने साफ तौर पर मना कर दिए कि ये हम साथ नहीं आ सकते। हमने ये भी कहा कि आप लोग अगर नेतृत्व करना चाहते हैं तो आप नेतृत्व आगे करिए, हमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल आवश्यकता है तो दृष्टिबाधित भाई और बहनों की मांगों को मनवाने की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है तो उनकी सोशल बंद करवाने की आवश्यकता है। आप लोग आए, नेतृत्व करें, हमारा खुल के समर्थन रहेगा। किंतु उनका कोई ध्यान नहीं रहा। साथियों, एक बड़ी सौभाग्य की बात रही जब हम इस संबंध में अनिल सर हमारे साथ जुड़े मीटिंग पर, और उन्होंने खुला समर्थन करते हुए ये कहा कि आपकी हर संभव मदद करने का हम काम करेंगे। हमारे लिए गर्व की बात हुई कि एक हमारे साथ ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अनिल वर्मा सर ने अपनी पूरी भूमिका हमारे साथ निभाई। उसके साथ ही साथ नैब के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय यश के सिंह जी का भी मुझे समर्थन प्राप्त हुआ, उन्होंने भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उसके साथ ही साथ सुल्तानपुर पर्पलगंज से आदरणीय शोभित यादव जी का भी मुझे समर्थन प्राप्त हुआ। उसके साथ ही साथ जैन नगर से आदरणीय रमेश जी का भी मुझे समर्थन प्राप्त हुआ। स्वरूप नगर से आदरणीय धीरज जी का भी मुझे समर्थन प्राप्त हुआ। हम कई विभिन्न, जब ये जानकारी हमें मिली, हम 1 तारीख को हम दिल्ली पहुंचाए। दिल्ली पहुंचते ही हम 2 दिन 3 दिन तक, क्योंकि दिल्ली के बारे में उतना नॉलेज था नहीं, यूपी से निकले थे, इतनी मुझे जानकारी थी कहाँ क्या होगा। हम लोग इधर उधर भटकते रहे। 2 दिन तक तो हम लोगों ने रोड पर बिताया, खाने का कोई सुध नहीं। फिर जब जैसे ही सूचना अनिल सर को प्राप्त हुई कि यहाँ पर हम आ गए हैं, सर को मैंने तुरंत बताया तो सर ने कहा आप परेशान ना हो, पूरी खाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और हर संभव मदद आपकी मैं करूँगा। आज उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज उत्तम नगर में हम 1 सितंबर से लगातार डटे हैं। खाने पीने की व्यवस्था उन्होंने अपने यहाँ दे रखी है और कमरे की व्यवस्था भी उन्होंने करवाई, और बगल में हम लोग कमरे लेकर वहाँ पर लगातार दिल्ली के विभिन्न हॉस्टलों में पहुंचकर दृष्टिबाधितों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग आज नहीं जगे तो कभी नहीं जगने वाले हैं। आज सरकार हमारे साथ शोषण करने का काम कर रही है, कल बिहार सरकार भी करेगी, परसों जो है दिल्ली सरकार भी करेगी। यूपी की बात नहीं है, केंद्र सरकार ने भी 4% आरक्षण कुछ विभागों में समाप्त कर दिया है। आप लोग विचार करें और सही सोच का ये निर्णय लें कि हम एक डिजी प्लेयर उपकरण मोबाइल के लिए अपनी संख्या देते हैं, किंतु अपने अधिकार के लिए हम जागरूक नहीं होते, अपने अधिकारों के लिए हम लड़ना नहीं चाहते सरकार से, क्योंकि ये बड़ा चिंता का विषय। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा, साथ में एक सूत्र में बंधकर समाज के लिए आगे आना होगा। सरकार को ये जवाब देना होगा कि हम दृष्टिबाधित एक हैं। सरकार अगर ये सोचे कि 2-4 हजार रुपए में हमें भ्रमित करके रखेगी तो अपनी मानसिकता को समाप्त करे और दृष्टिबाधित एक है, अपने न्याय के लिए लड़ेगी। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? हम लोग का उद्देश्य क्या होता है? यही होता है कि हम लोग पढ़ के अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और इस समाज में हमारा नाम हो। किंतु जब उस डिग्री का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा तो हमारे पढ़ने से क्या फायदा? पढ़ लिख कर हम क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम आप लोग से आज इस प्रांगण में आप लोग से अनुरोध करने आए हैं कि आप लोग जो भी हो, आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर जिस दिन आंदोलन का हमारे आह्वान होने वाला है, आप लोग वहां पहुंचने का काम करें और अपनी भूमिका वहां अदा करें, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। सरकार यदि हमारी बातों को नहीं सुनती है, हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इसीलिए आप लोग जग जाएं, जग के 151 पेज को पूरी तरह से फॉलो करें। और आदरणीय अनिल सर फिलहाल आप लोग को बताए होंगे, आप लोग पूछिएगा, वो तो फॉलो कर चुके। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल को, सबको अपने संगठन की ओर से उन्होंने लेटर भी भेज दिया है। तो आप लोग को बताने की इसलिए हमने आवश्यकता समझा कि आप लोग भी थोड़ा मूल्यांकन करें, क्योंकि दो प्रकार के दिव्यांगों को बाहर किया गया, दृष्टिबाधित, पूर्ण दृष्टिबाधित, यानी आप 68 विभाग में बाहर हो गई, आप किसी लायक आप फॉर्म उसमें फिल नहीं कर पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात रही है। हमारे साथ संघर्ष से लगातार जुड़ रही, जो अपना योगदान दे रही हैं, हमारे साथ आदरणीय महिला अध्यक्ष आदरणीय चंपा दोसाझ जी, जो अपने घर द्वार को त्याग कर उत्तराखंड की धरती से आज दिल्ली के विभिन्न हॉस्टलों में हमारा साथ दे रही हैं। ये मेरे लिए, मेरे समाज के लिए एक सौभाग्य की बात है कि निस्वार्थ भाव से, आप सोचिए इनका क्या स्वार्थ है, किंतु एक दृष्टिबाधित दिव्यांग होने के नाते, उत्तराखंड से होते हुए महिला अध्यक्ष होने के नाते आज तक की लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक गर्व की बात आप लोग को बता दूं, सुल्तानपुर से हमारे साथ पधारी आदरणीय अंतिमा जी, जो एक 100% साइटेड पर्सन है, किंतु हमारे सहायता के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने भी एक सुर में ये बात बोली कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो दृष्टिबाधितों को देखने नहीं चाहते हैं, किंतु आज वो भी उन लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि हमारे साथ साइटेड पर्सन भी उपस्थित हैं, क्योंकि लेखक का काम
जितना भी है मोबाइल नंबर से लेकर व्हाट्सएप, जितने भी हम लोग नंबर लिख रहे हैं बच्चों के, सब इन्हीं की जिम्मेदारी पर है। तो आप लोग जग जाएं, जग के सभी को जगाएं और अपने अधिकारों के लिए आ जाएं, सामने आ जाएं, क्योंकि सरकार की सोच हम लोगों के प्रति बहुत ही गंदी है। जो उत्तर प्रदेश हमारी बहनें, उनको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या नियम लाती है, क्या नहीं। उत्तर प्रदेश रोडवेज में कैसी हरकतों को उत्तर प्रदेश सरकार अंजाम देती है। अगर एक दृष्टिबाधित छड़ी लेकर खड़ा है और पूछता है कि ये गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी, कंडक्टर द्वारा उन्हें दूसरा गाड़ी का आश्वासन दिया जाता है और गाड़ी लेकर वो आगे बढ़ जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज में कि उत्तर प्रदेश सरकार दे रही, किंतु इसमें कमी किसकी है? सरकार की है। सरकारें इसमें जो है दृष्टिबाधितों को भ्रमित करने का काम की है। जब उनसे सवाल किया जाता है, ये कहते हैं कि हमारा जो है वो इनकम कम हो जाएगा, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी हालत बेहाल है, बिहार में कितनी हालत बेहाल है, हर जगह यही स्थितियां हैं। तो आप लोग जग जाएं, अपने अधिकारों के लिए सामने आए। सरकार अगर सोचे, सरकार अपनी मानसिकता को समाप्त करे, क्योंकि कहा गया है लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में नहीं, हमारे दृष्टिबाधित भाई एवं बहनें जैसे लोग हिंदुस्तान में नहीं। उनके जैसे लोग तो हिंदुस्तान में नहीं है। जब एक देश का, हमारी देश की महिला दृष्टिबाधित प्रांजल पाटिल IAS अधिकारी बन सकती हैं, तो क्या हमारे देश की बहन या देश का भाई एक प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता? आप लोग बताएं, आप क्लर्क बनना चाहती हैं कि नहीं बनना चाहती हैं? आप क्लर्क बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं? आप इस संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में आना चाहती हैं कि नहीं? तो आप लोग तैयार हैं? तो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? तैयार है ना? किसी का कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाहेगा इस संबंध में? इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, समय का अभाव है क्योंकि सर को मेरे इलाहाबाद निकलना है, मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय राष्ट्रीय उप महासचिव जी को, मनोज जी को मंच पर आएं और संक्षेप में अपनी बात को रखकर समाप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के राष्ट्रीय महासचिव महोदय, आपने आमंत्रित किया मुझे। द्वारिका सेक्टर नंबर 13 ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल वर्मा सर एवं उनके सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति से आए हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप यादव सर, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विवेकमणि त्रिपाठी सर, महिला अध्यक्ष आदरणीय चंपा मैम, उनके सहयोगी में उपस्थित आदरणीय अंतिमा मैम, रविंदर जी, आलोक जी एवं समस्त छात्रावास की छात्राएं, सारी बातें हमारे संगठन के पदाधिकारी गणों ने आप लोगों को अवगत करा ही दिया है। ज़्यादा कुछ विशेष बचा नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कुछ बिंदुओं पे मैं फोकस करना चाहूँगा। सर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 68 प्रकार के वैकेंसियों में गवर्नमेंट ने न रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव को हम लोगों ने भी पढ़ रखा है और ये प्रस्ताव बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत पारित किया गया है। इस पे जब मैंने कुछ वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा की तो उनका सुझाव ये आया कि गत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में जो दृष्टिबाधितों की आरक्षित सीटें हैं वो खाली चली जा रही हैं। खाली इसलिए चली जा रही हैं कि उस योग्य का व्यक्ति कोई मिल नहीं पा रहा है, वो परीक्षा क्वालिफाई करके उस स्तर तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। तो सरकार को ऐसा लगने लगा है कि इनके विभाग में इस तरह का कोई व्यक्ति है नहीं और सीटें खाली चली जा रही हैं, तो इसलिए सरकार के जो वरिष्ठ IAS PCS ऑफिसर्स हैं वो सोची समझी रणनीति के तहत इस नियम को लागू किया कि खाली सीटें चली जाएं बिना भरे, इससे बेहतर है इसको समाप्त ही कर दिया जाए। सारी गलती सरकार की दें
ये भी उचित नहीं है। कुछ गलती दृष्टिबाधित समाज की भी है। वो गलतियां छोटी छोटी ही होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में बहुत बड़ी हो जाती है। आजकल जिन लोगों को नौकरी मिल गई है, हालांकि ये वीडियो वायरल होगा, लोग सुनेंगे तो शायद उनको ये लगेगा कि ये संगठन के लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये कट सत्य है और ये वास्तविकता है। जिन लोगों को आजकल नौकरी मिल गई, मिली है, चाहे वो क्लर्क हो, बड़े बाबू हो, सहायक अध्यापक हो, IAS विशेष अधिकारी हो, मैं स्पेशल दृष्टिबाधित व्यक्ति की ही बात कर रहा हूँ। जो काम उनको दिया गया है, हालांकि सामान्य लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं। पोस्टिंग के दौरान, भर्ती के दौरान जब नौकरी मिल जाती है तो एक रियासत समझकर उस पर राज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सामान्य लोगों में दिक्कतें कम, दृष्टिबाधितों में ज़्यादा आ गई सरकार के दृष्टिकोण से। जिन लोगों को नौकरी मिल गई, कुछ लोग ऐसे हैं जो समय पे कार्यालय नहीं जाते हैं, जबकि उनके पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सारी सुविधा है, नौकरी में है, पैसे भी हैं, परिवार भी अच्छी खासी है, लेकिन वो जानबूझकर कार्यालय नहीं जाते हैं। कभी मेडिकल बनवा लिए, उसके आधार पर छुट्टी ले लिए, कभी कोई और बहाने बना करके जो है नौकरी में कार्य करें, इस तरह की भावनाएं उनके अंदर नहीं। जबकि जिस स्तर से वो गुजर कर आए हैं, उनको ये भली भांति मालूम है कि वो जिस हॉस्टल से रह के पढ़े होंगे, वहाँ उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन नौकरी के बाद इन सब बातों को भूलकर अपने स्वार्थपूर्ण जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं। मैं अपने ही विद्यालय की बात बता रहा हूँ, स्पेशल किसी विशेष व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ लोग हैं, कुछ अध्यापक इस तरह के हैं जिनकी तनख्वाह 85,000 90,000 के करीब है, लेकिन वो लोग 100% ब्लाइंड हैं, लेकिन वो लोग बच्चों को ना पढ़ा करके कभी रामायण बांटने चले गए, कभी सुंदरकांड करने चले गए। ये गलती केवल उन्हीं की हो ये भी हम नहीं कह सकते, कुछ बच्चों की भी गलतियां होती हैं। जब अध्यापक क्लास में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो बच्चे कभी क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, कभी मोबाइल पे कुछ गेम खेलने लग जाते हैं, हॉस्टल से आते ही नहीं हैं। प्रिंसिपल अगर शासन टाइट करते हैं तो फिर नेतागिरी करना प्रारंभ कर देते हैं, और पढ़ने से ज़्यादा खाने की मांग रखते हैं। जरूरी खाना भी है, पढ़ना भी, जिससे हमारी लाइफ बने, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को संवार पाएँ, उस पर फोकस नहीं करते। आज भी अब आप सभी लोग शहर में हैं और अधिकतर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इस समय आप लोग दिल्ली के इस VIP हॉस्टल में हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर में हैं। यहाँ सब कुछ आपको अच्छा है, सारी सुविधाएं ठीक हैं, बस फ्री हैं, और भी बुद्धिजीवी लोग हैं, रास्ते बता देते हैं, बहुत सारे मार्गदर्शन देने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब आप लोग गांव में जाएंगे या जाएंगी, आपके पास कितनी भी डिग्री हो, आप नौकरी में हो, उसके बावजूद भी आपका रिस्पेक्ट, आपका सम्मान पहले के ही जैसा होगा। वो अलग की बात है, थोड़ा सा आप पावर में रहेंगी, अच्छे पहनाव में रहेंगी और गवर्नमेंट अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी, इससे हो सकता है गांव के लोगों का नजरिया बदल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो सोचते हैं ये क्या पढ़ेंगे, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब हम लोग गांव में जाते हैं, हम लोग के पास जितनी जानकारियां हैं ईश्वर की दृष्टि से उतना हम लोग प्रयोग करते हैं, बताते हैं वहाँ के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बताते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि अरे आप लोग क्या करेंगे, डिग्री ले लेंगे लेकिन आप लोग ऑफिस में कार्य कैसे करेंगे, आप संगठन बनाए तो संगठन में क्या करेंगे, आप खुद अकेले कहीं जा ही नहीं सकते तो संगठन कैसे चलाएंगे। बहुत तरह की बातें लोग करते हैं। तो समाज इतनी निम्न दृष्टि से देखती है दिव्यांगों को, उतना निम्न दृष्टि से
अछूतों को भी नहीं देखा जाता होगा। और जब हमारा संविधान बन रहा था, उस संविधान में हमारे कुछ दृष्टिबाधित लोग भी शायद संविधान को बनाने में योगदान दिया है, लेकिन उस समय दिव्यांगों के प्रति विशेष कोई जिक्र नहीं की गई। जहाँ तक मैंने पढ़ा, सरकार अत्याचार कर रही है, समाज भी अत्याचार कर रही है, और इसके जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। हम लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। जो समय हमें पढ़ने लिखने का है, उसका उपयोग हम कहीं और करते हैं। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए आप लोग अपने लक्ष्य पे चलिए, और सरकारें किसी भी प्रकार की कोई नियम पारित करे, उस पर मुंहतोड़ जवाब उसको दीजिए। और आप लोग, कोई ऐसा वर्क नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप लोग कर ना पाए। तो समय का अभाव है, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। कोई शब्दों में त्रुटियों के लिए बहुत बहुत अच्छा, यूपी वाला ये जो स्कूल अभी हुआ नहीं है, आंदोलन तो हुआ था ना? सर भी गए थे और मैं भी गई थी, कुछ हुआ नहीं अभी तक? तो बहुत अत्याचार हुआ यूपी में। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम इन बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल पारित करके अभी हमारी वार्ता हो अच्छा, रही है। बोल दिया गवर्नमेंट ने? बोला है, पर वो आश्वासन देना और करना बहुत हाँ, लिखित में कितने देता समय में आश्वासन नहीं किया होता। 26 तारीख को मीटिंग है। नहीं, यूपी में तो बहुत अत्याचार हुआ है। और ये जो ये क्या निष्कासित कर दिया था, हाँ, 68 तो इसके लिए तो आंदोलन वही तैयारी चल रही है। अभी 10 मिनट तक मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई। ये